हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब तैयार बैठे हो एकदम कि सर आ गए हैं? कहां जुड़े हैं हम आप सबसे? आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। शुरू हो गया है आप लोगों का उदय 2.0 बैच यानी कॉमर्स फॉर क्लास 11th और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आपके सबसे पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटर के साथ। हम आज देखने जा रहे हैं नया मजेदार चैप्टर। भाई अभी तक की अगर मैं यात्रा की बात करूं तो आप लोगों ने क्या देख लिया? आप लोगों ने देख लिया सर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है आखिर ये हमें क्या समझाना चाहता था, क्या तात्पर्य था इस पूरे खेल से, वो हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमारी इस यात्रा में ऐसे साथी जो हमें बार बार मिलते भी रहेंगे, बीच बीच में बिछड़ते भी रहेंगे, लेकिन विद अ प्रॉमिस कि हम मिलेंगे दोबारा। उसके आगे हमने क्या देखा? हम आगे बढ़े, चैप्टर नंबर 3 पे हम आए जहां हमने बात करी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। उसके आगे आपने देखे अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को समझा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से हल्का सा मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया और वहां से हमारी यात्रा लेके आई आप लोगों को अपने टेक ऑफ वाले पोर्शन पे जहां पे हमने देखे अकाउंटिंग इक्वेशंस। बार बार कह रहा हूं क्या कि ये सब हमारी यात्रा के ऐसे राही हैं जो मिलेंगे, बिछड़ेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे। जैसे कि वो सॉन्ग है, हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो अब चलते 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 अगले राही से या पैसेंजर से मिलने की बारी आ गई है। और आज के जो पैसेंजर हैं वो हमारे थोड़े से थ्योरेटिकल पैसेंजर हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिकल पैसेंजर से भी मुलाकात कर ली थी, अकाउंटिंग इक्वेशन देख चुके थे। अब आपके थ्योरेटिकल पैसेंजर दोबारा वापस आए हैं और आज आप लोगों को समझाया जाएगा कि भाई आखिर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता क्या है। हम ये भी देखेंगे साथ ही साथ आज के लेक्चर में कि अकाउंट्स जो हमने समझे कि अकाउंट्स अलग अलग तरह के जो अकाउंट्स हैं वो आखिर कितने नेचर के होते हैं, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द अकाउंट्स, या क्लासिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो हम अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन भी आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सब तैयार हैं आज के इस मजेदार इंफॉर्मेटिव सेशन का पार्ट बनने के लिए। इंफॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि बड़े दिनों से हमारे पास क्वेरीज आ रही थी बच्चों की यही इसी चीज से रिलेटेड कि सर एक बात बताइए, आपके ऐप के इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में जरा एक हल्का सा छोटा सा डिस्कशन हो जाए तो कैसा रहे। हमने कहा जरूर हो जाए, बताइए क्या फीचर्स पता करने हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ी सी दुविधा, थोड़ा सा असमंजस हमारे मन में है कि आपके जो ऐप है उसमें किस तरीके से हम लोग बैचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा घबराइए मत। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि आज आपकी इस समस्या का समाधान लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे छोटे से इंफॉर्मेटिव सेशन पे, वहां से फिर आगे प्रोसीड करेंगे अपने प्रॉपर चैप्टर पे। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी है वो ये है कि एज यू ऑल नो आवर ऐप इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा ऐप के नाम से इजीली, EAZILY। रिमेंबर द Z इज व्हाट मेक्स अस यूनिक, यही हमें औरों से अलग बनाता है। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप पे क्लिक करेंगे या ओपन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी वेलकम स्क्रीन जो खुल के आएगी, बिकॉज आप अगर न्यू यूजर हैं तो आपके सामने होगी इस तरह की कुछ वेलकम स्क्रीन जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो भी आपको मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो रिमेंबर इफ यू आर अ न्यू यूजर, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे, क्योंकि आप पहली बार यूज कर रहे हैं हमारा ऐप। एज सून एज यू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ न्यू स्क्रीन। आपके पास एक नई स्क्रीन आती है जहां पे आपसे पूछा जाएगा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। ये जनरल इंफॉर्मेशन हमें हमारे रिकॉर्ड्स के लिए जरूरी है और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लमैटिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी नहीं जा रही है। जस्ट बेसिक डिटेल्स सच एज आपका नाम,
आपका ईमेल आईडी, योर जेंडर अलॉन्ग विथ योर लोकेशन। लोकेशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप अपने मोबाइल का लोकेशन जब भी ऐप यूज कर रहे हैं तब कृपया करके ऑन रखिएगा। इट एनेबल्स अस टू प्रोवाइड यू विद द ओटीपी। लोकेशन के साथ एक और चीज है, लोकेशन वैसे तो ऑटो डिटेक्ट होती है, बट जैसा आप देख सकते हैं, इफ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज आपका लोकेशन ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पास ऑप्शन है लोकेशन को टाइप करने का भी। आप लोकेशन टाइप भी कर सकते हैं कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। अलॉन्ग विथ यू हैव टू एंटर योर फोन नंबर वंस मोर, और फिर आपको फाइनल क्लिक करना होगा वेरीफाई विथ ओटीपी के बटन पे। जैसे ही आप ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए अपनी डिमांड रखते हैं आपके मोबाइल पे, बिकॉज इसीलिए मैंने कहा लोकेशन ऑन रखना जरूरी होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहां पे एंटर कीजिएगा एंड देन वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक होते ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ न्यू स्टूडेंट विथ आवर इजीली फैमिली। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर स्टूडेंट बन गए, रजिस्टर करवा दिया, अब बताइए जरा कोर्स सेलेक्ट करने का प्रोसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यू एंटर अ सेटअप विजर्ड। जैसे ही सेटअप विजर्ड आपके सामने आता है, वहां पे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि भैया बताइए कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करने। जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज सच एज कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, जिसमें आईआईटी, जेईई, नीट, बैंकिंग, एसएससी से रिलेटेड कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। क्लास 11th 12th के अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए ऑप्शन होगा ये वाला। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपके लिए ऑप्शन है CUET का हमारा कोर्स। हाउएवर अभी क्योंकि मैं उदय बैच के मेरे बच्चों से बात कर रहा हूं, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा क्लास 11th एंड 12th वाला जो हमारा टैब है उसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेटअप विजर्ड की नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट स्क्रीन जब आप देखेंगे, यहां पे आपके सामने ऑप्शंस हैं काफी सारे। अब यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्या, एक टैब आप देखेंगे CBSE के नाम से, दूसरा आपको दिख रहा है उदय 2.0 के नाम से। तो CBSE वाला जो हमारा सेगमेंट है वो है बच्चों हमारा ऐप बेस्ड जो हमारा सेगमेंट चल रहा है। यहां पे आपको अपने चैप्टर्स सब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करे हुए मिलेंगे। ये थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग अगर आप लोगों को कोर्सेज परस्यू करने हैं तो उस तरीके का सेटअप हमने यहां पे CBSE वाले टैब में दिया हुआ है। बहर फिलहाल के लिए क्योंकि मैं उदय 2.0 के मेरे स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, आप सेलेक्ट करते हैं उदय 2.0, उसमें ऑप्शन आता है कॉमर्स का। यहां पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एक टिक लगा आ जाएगा, फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम बढ़ चलेंगे आगे, आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा विच क्लास आर यू इन। अगेन यू विल बी सेलेक्टिंग क्लास 11th एंड यू विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट विच टेक्स यू टू योर वेलकम स्क्रीन। ये है जी आपकी स्टूडेंट वेलकम स्क्रीन। यहां पे आप देख सकते हैं कि उदय 2.0 के कॉमर्स के हमारे जो सब्जेक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये आपके सामने नीचे दिए हुए हैं, एज वेल एज योर कंप्लीशन स्टेटस कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कितने वीडियोस वॉच किए जा चुके हैं, कितने टॉपिक्स आप अभी तक पढ़ चुके हैं। वी हैव अ परसेंटेज एनालिसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज इन टोटल। साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे यू हैव द सब्जेक्ट्स ऑप्शन, इंडिविजुअल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के भी ऑप्शन आपके पास हैं, एज वेल एज द एंटायर कॉमर्स ट्रैक, यानी ये चारों सब्जेक्ट्स एक साथ कार्ट में डाले जा सकते हैं। नाउ अब गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज सून एज यू एड ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, आपका कार्ट आपको वैल्यू दिखाएगा 8,999। उसके आगे क्या करना है, जैसे ही कार्ट की तरफ क्लिक करेंगे, you go to your cart, all you have to do is use our coupon। ये आपके सामने जो कूपन दिख रहा है free easily, this coupon has to be used, FREEAZILY। यूज दिस कूपन कोड और उसके बाद जादू देखिए कैसे 8,999 का ये फिगर एकदम से हो जाता है जी 0। अब 0 आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसे क्यों बनाया, भाई 0 नहीं है, ये है वेरी नाइस, अल्टीमेट, शानदार, जबरदस्त, वो वाली बात है। ये 8,999 का कोर्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है। जस्ट गो ऑन टू आवर ऐप,
यूज द कोड फ्री इजिली व्हेन यू आर चेकिंग इट आउट। जब आप चेकआउट कर रहे हैं यहां से तब आप यूज करेंगे कूपन फ्री इजिली और आपके लिए उदय बैच हो जाएगा टोटली एंड एब्सोल्युटली फ्री। तो ये थी आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। Thank you for downloading our app and registering with us and being a part of our Easily family। चलिए इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, अब बात करते हैं जरा आगे बढ़ के आज के टॉपिक के या चैप्टर के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिर ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या, इसकी खासियतें क्या हैं, और फिर जैसा मैंने आपको बताया मैं आपको ले चलूंगा इंट्रोड्यूस कराने किनसे, अपने अकाउंट से, यानी क्लासिफिकेशन या नेचर ऑफ अकाउंट्स। आर यू गाइस रेडी? तैयार हो सबके सब? मुझे पूरी उम्मीद है। अब तो इंफॉर्मेशन भी मिल गई है तो सब फैला दो इसे जंगल की आग की तरह। बता दो अपने दोस्तों को कि भैया ऐसे एक ऐप है मार्केट में जहां पे इतना शानदार कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और मजेदार बात एब्सोल्युटली फ्री, राइट? चलिए विद दैट बीइंग सेड फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द डबल एंट्री सिस्टम। तैयार है सब लोग? तो सर आखिर बताइए कि ये डबल एंट्री सिस्टम जो आप हमें बता रहे हैं ये है क्या भला? क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? सर नॉर्मली अगर हम सुनते हैं ये वर्ड या ये टर्म सुनते हैं ना तो पता है दिमाग में क्या आता है? डबल एंट्री मतलब एक चीज को दो बार लिख देना। क्या ऐसा कुछ होता है सर? भाई एक चीज को अगर दो बार लिख दिया तो क्या ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी? मान लो किसी को 100 रुपए देने, किसी को 100 रुपए देने, अभी अगर आप दो बार दोगे तो आपने उसको कितने दिए? 200 रुपए दिए ना। तो ये क्या इंसाफ हुआ अगर एक ही एंट्री दो बार करी जा रही है? हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस ट्रांजैक्शन एज अ बिजनेसमैन? आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गलतफहमी में मत रहिए। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एक ही ट्रांजैक्शन को हम दो बार रिकॉर्ड करें, जी नहीं। तो फिर आखिर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो मनी या मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इट विल अफेक्ट 2 अकाउंट्स एट द सेम टाइम। 2 अकाउंट्स पे उसका असर पड़ने वाला है। यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम से। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। सच एन अफेक्ट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एक अकाउंट में बढ़ोतरी हो रही होगी, वहीं दूसरे अकाउंट में कुछ कमी आ रही होगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक बिजनेस ने नई मशीनरी अगर अक्वायर करी है, नई मशीन खरीद के आया है कोई बिजनेसमैन, तो क्या हो रहा है? मशीन तो आ रही है, लेकिन मशीनरी या तो खरीदी गई होगी आपने चेक से या कैश से पेमेंट करा होगा, विच मींस कैश कम हो रहा है, या फिर आपने क्या करा होगा, उधार पे लेके आए होंगे, थोड़ा कैश पे किया होगा, थोड़ा बोला होगा कि भैया अभी हाथ में है नहीं पैसा, बाद में दे देंगे। तब भी क्या हो रहा है? एक असेट कम हो रही है, एक असेट बढ़ रही है, साथ में एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है। अब समझे? तो मिनिमम 2 अकाउंट्स पे इंपैक्ट होना जरूरी है, साथ ही साथ ये जो इंपैक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव होना भी जरूरी है। लायबिलिटी का इंक्रीज होना टेक्निकली असेट के डिक्रीज होने के बराबर ही माना जाता है, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने वाला मूवमेंट है। जैसे इस एग्जांपल में आपको समझाया गया है, इफ अ बिजनेस acquires new machinery, one asset namely machinery increases and another asset namely cash or bank decreases. Double entry system means recording both aspects of a transaction, not recording a transaction twice. एक ट्रांजैक्शन को 2 बार नहीं रिकॉर्ड कर रहे, एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहां पे और एग्जांपल ले सकते हैं हम, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश
सामान खरीद के आए आप। गुड्स क्या है याद है? गुड्स हैं वो आइटम्स जिसमें प्राइमरीली आपका बिजनेस डील करता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो गुड्स वो आइटम्स हुए या वो प्रोडक्ट्स हुए जो आप परचेस कर रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स का मतलब हुआ वो रॉ मटेरियल जो आप परचेस कर रहे हैं, जिसे आप प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएंगे और उन फिनिश गुड्स को बेचेंगे। करेक्ट? तो ये गुड्स अगर आप परचेस करके आ रहे हैं कैश के बदले, तो यहां पे दो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए? यू हैव गुड्स एंड यू हैव कैश। गुड्स परचेस किया है, गुड्स हो जाएगा भाई साहब इंक्रीज। कैश दिया गया है, कैश हो गया डिक्रीज। आगे देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन। देखिए पेमेंट, ओह ठहरिए ठहरिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। आपने सामान खरीदा था कभी उधार पे, अब 2-3 महीने हो गए हैं, सामने वाला आ गया है आपसे पैसे मांगने। आपने कहा ठीक है जरूर पेमेंट कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं। क्या हो रहा है यहां पे? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, मतलब हाथ से पैसा हो गया कम, ये पेमेंट मेड। क्रेडिटर्स क्या हो गए? क्रेडिटर्स भी हो गए कम। करेक्ट है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बोला था ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपने तो कहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। तो क्रेडिटर्स अगर हम बात करें, दीज आर योर लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज आर ऑपोजिट्स ऑफ असेट्स। टेक्निकली स्पीकिंग लायबिलिटीज असेट्स के ऑपोजिट होते हैं। तो यहां एक असेट कम हो रही है, लायबिलिटी कम होना आपके लिए फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट इट इज अ बेनिफिट। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लायबिलिटी का कम होना मेरे लिए बेनिफिशियल सिचुएशन है। इसीलिए मैंने ग्रीन कलर का एरो बताया। ग्रीन कलर का एरो ये दर्शाता है कि फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ बेनिफिट। बेनिफिट फ्रॉम बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो अब आप समझे इस चीज को कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक ही ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना। और एस्पेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो दो आइटम्स या जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे दे विल हैव अ ऑपोजिट मूवमेंट, कि कोई चीज बढ़ रही होगी कोई चीज कम हो रही होगी। ऐसा हो सकता है कि दोनों कम हो रहे हों, लेकिन जो एक कम हो रहा है वो दूसरे के कम होने जैसा नहीं है, बिकॉज अ डिक्रीज इन असेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज इक्विवेलेंट टू एन इंक्रीज इन असेट। लायबिलिटी का कम होना असेट के बढ़ने के बराबर माना जाता है। इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कहा ये है आपके लिए फायदा। भाई कल को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्रेडिटर को आज पैसे दे दिए, अब वो जिम्मेदारी ही हमारे सर पे से उठ गई है, खत्म हो गई है, फिर क्या दिक्कत है? तो ये तो फायदा ही हुआ ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज व्हाई दिस डिक्रीज, ऑल्दो इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट जस्ट लाइक अ डिक्रीज इन असेट, बट स्टिल इट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, बिकॉज ये ऑपोजिट डिक्रीज है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ हो रहा डिक्रीज है। चलिए, तो ये तो हमने समझा कि भैया डबल एंट्री सिस्टम आखिर है क्या। अब समझते हैं इसके थोड़े से मजेदार फीचर्स। क्या आप लोग तैयार हैं? तो फीचर्स से इंट्रोडक्शन करवाते हैं अब आप लोगों का। तो सबसे पहला फीचर जैसा कि हम देख रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट टू अकाउंट्स। पीछे हमने देखा, देखिए पीछे जो एग्जांपल आपको दिखाए गए इसमें सब में दो अकाउंट्स थे। मशीनरी परचेस करी तो एक मशीनरी अकाउंट हो गया, दूसरा या तो कैश होगा या बैंक होगा। हमने नीचे देखा गुड्स परचेस करे तो गुड्स आपका एक अकाउंट है, कैश दूसरा है। हमने देखा पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, तो पेमेंट यानी कैश जो हाथ से जा रहा है वो एक अकाउंट हुआ, क्रेडिटर्स आपके दूसरे अकाउंट हुए। तो यहां पे हम जो बात कह रहे हैं वो यही आ रही है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। तो यहां पे हम बोलेंगे क्या? एट लीस्ट, कम से कम टू अकाउंट्स will be affected due to a business ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम दो अकाउंट्स तो
अफेक्ट करेगा ही। अब यहां मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म लिखा है वो है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 अकाउंट्स तो अफेक्ट होंगे। तो सर ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? There can be multiple accounts in a single transaction. Multiple accounts involved in a single transaction. हम देखेंगे ऐसे examples जहां पे more than one accounts are being affected due to a particular business transaction. बात करते हैं हम अपने सेकेंड फीचर की, रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। सर ये पर्सनल और इम्पर्सनल का क्या मतलब हुआ? सोचिए जरा, पर्सनल का मतलब क्या हुआ और इम्पर्सनल का मतलब क्या हुआ? तो भैया पर्सनल का मतलब ये हुआ जो लिविंग पर्सन्स हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होंगे, और जो नॉन लिविंग एंटिटीज हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करे जाएंगे डबल एंट्री सिस्टम में, विच मीन्स recording is not dependent on the क्या बोल सकता हूं मैं, सर्वाइवल स्टेटस, ऐसा कह सकते हैं हम इसको कि भाई जीवित है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। द सर्वाइवल स्टेटस ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, राइट? What their living status is, कि भाई वो लिविंग पर्सन्स हैं, नेचुरल पर्सन्स हैं, या आर्टिफिशियल हैं, या नॉन लिविंग एंटिटीज हैं, does not matter. What matters is it should be a business transaction. Money should be involved and that money should be measurable. समझ सकते हैं आप? पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, और ऐसा पैसा या ऐसी संख्या जिसे गिना जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। थर्ड फीचर क्या है? रिकॉर्डिंग एज पर स्पेसिफाइड रूल्स। जी हां, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रूल्स बहुत मजेदार होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं पर्सनल अकाउंट है कोई, अब ये पर्सनल क्या है सर, घबराइए नहीं, पर्सनल अकाउंट हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भैया, सोच के बता सकते हो? यानी बिजनेस की तरफ से जो भी कुछ दिया गया, अगर आपने बिजनेस के रूप में किसी को कुछ दिया है तो दैट पर्सन बिकम्स द रिसीवर, उसे कर दीजिए डेबिट। वहीं अगर बिजनेस के रूप में आपने किसी से कुछ लिया है तो दैट पर्सन बिकम्स द गिवर, कर दीजिए क्रेडिट। तो अब सोच के देखिए, सामान खरीद के लाते हैं, अगर आप किसी से सामान खरीद के लाते हैं उधार पे, तो उन्हें क्या किया जाएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुए? सोचो, आप सामान खरीद के आए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला कौन है? ही इज द गिवर, उन्होंने दिया है सामान आपको, तो वो कर दिए जाएंगे क्या? क्रेडिट। वहीं आपने सामान बेचा है उधार पे, सामान उधार पे बेचा गया है तो सामने वाला जो बायर है वो क्या हो गया? ही बिकम्स द रिसीवर, क्या कर देंगे हम? कर देंगे भैया डेबिट। समझे? तो ऐसे कुछ स्पेसिफाइड सेट ऑफ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा टू मेक श्योर दैट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली। एंड द लास्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब सब कुछ हो जाएगा तब हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाया जाता है? टू चेक दी सॉरी, एक टी ज्यादा लगा दिया है हमने यहां पे। टू चेक दी अरिथमेटिक accuracy of our accounting
process to check the arithmetic accuracy of our accounting process हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे जी एक ट्रायल बैलेंस। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ट्रायल बेसिस पे देखा जा रहा है, डू आर बैलेंसेस मैच। हम ट्राई करके देख रहे हैं कि हमने सब काम कर दिया है, साल भर का एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी गई हैं, तो भैया अब देखना चाहते हैं कि बैलेंसेस जो हैं डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, क्या ये मैच हो रहा है या नहीं। बिकॉज लाइक आई सेड, अकाउंटेंसी इज अ गेम ऑफ बैलेंस। सारा खेल सिर्फ संतुलन का है, तो ये संतुलन हमें मिला है या नहीं मिला ये देखना होता है, उसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बेसिस पे कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे क्या गड़बड़ है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे भी, घबराइए नहीं। गड़बड़ होने की गुंजाइश में आने दूंगा नहीं, लेकिन कभी कभी जानबूझ के गड़बड़ करी भी जाएगी, क्योंकि वो भी समझाना जरूरी होता है। चलिए, अब ये सारे डिस्कशन हो गए हैं, उसके साथ क्योंकि हमने अभी अभी गड़बड़ की बात करी, गड़बड़ की बात करी, तो लोगों के दिमाग में शायद ये आ गया होगा, बोला सर आप कह रहे हो साल भर की मेहनत भी लगेगी, उसके बाद हम नतीजे देखेंगे, नतीजा देखने से पहले हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जहां पे हम ये पता करेंगे कि भैया हमने अभी तक जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गड़बड़ भी आ सकती है। हे भगवान, तो यहां पे मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्या? फोकस ऑन द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। तकलीफें आएंगी जिंदगी में, जीवन है, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पक्की बात है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उन कठिनाइयों से पार कैसे पाया जाए, उस पे फोकस रखना। हाउ टू गेट पास्ट दोज प्रॉब्लम्स, दोज ट्रबल्स। दैट इज व्हाई हमने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि सॉल्यूशन पे फोकस करना बच्चों। प्रॉब्लम तो होगी, गारंटीड बात है। एग्जाम की बात ले लीजिए, एग्जाम क्या होता है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? एक एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने क्या लेके आता है? कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। व्हाट शुड यू फोकस ऑन? क्या है उस 3 घंटे के उस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट क्या है? फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, कि इस पूरी जो समस्याएं हमारे सामने अभी खड़ी हैं, इनसे निजात कैसे पाया जा सकता है, इनका क्या हल निकाला जा सकता है। यही तो आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस है, राइट? चलिए, विद दैट बीइंग सेड, आ गया है मौका अब आप लोगों को परिचित करवाने का। किससे? आप लोगों को परिचित करवाते हैं भैया जरा अपने अकाउंट से। कितने कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भांति भांति के अकाउंट्स होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के अकाउंट्स होते हैं। चलिए देखते हैं किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं। आ जाओ, आर यू गाइस रेडी? चलो भैया, इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स से। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन होता है पहले 2 पार्ट्स में। फर्स्ट यू हैव, व्हाट डू यू हैव? फर्स्ट यू हैव द इम्पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट एंड द पर्सनल अकाउंट। सर इम्पर्सनल का क्या मतलब हुआ? जो पर्सनल नहीं है, यही कहूं। इम्पर्सनल का मतलब हो गया नॉट पर्सनल। तो सर फिर पर्सनल का क्या मतलब हुआ? आपने कहा इम्पर्सनल हो गए, नॉट पर्सनल, तो पर्सनल क्या हुए? तो बेटा पर्सनल वो अकाउंट्स हुए दैट रिलेट टू मोस्टली लिविंग पीपल, बट हम आगे देखेंगे इट विल ऑल्सो इंक्लूड नॉन लिविंग पीपल एज वेल। नॉन लिविंग एंटिटीज भी वहां पे आती हैं, हम देखेंगे ये अभी थोड़ी देर में। इम्पर्सनल अकाउंट्स या नॉट पर्सनल जो हमारे हैं, उसमें हम देखते हैं 2 टाइप। पहला टाइप है जी आपका रियल अकाउंट्स एंड द अदर टाइप इज योर नॉमिनल अकाउंट्स। तो सर रियल अकाउंट्स क्या हुए और नॉमिनल अकाउंट्स क्या हुए? तो बच्चों जो भी आपके असेट्स हुए, असेट्स जो होते हैं वो आपकी आ जाती हैं, असेट्स एज इन नॉन लिविंग, जो आपके असेट्स की बात अगर मैं करूं, वो सब के सब आपकी आ जाती हैं आपके रियल अकाउंट्स में, राइट? नॉमिनल अकाउंट्स क्या हुए सर? नॉमिनल अकाउंट्स रिलेट टू योर इनकम्स एंड expenses. Nominal accounts normally deal with your incomes and expenses only. ठीक है,
चलो भाई, अब यहां तक जब हमने एक बार क्लासिफिकेशन देख लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन क्लासिफिकेशंस को पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल बोले तो ये वाला पर्सनली, पर्सनल लेवल बोले तो बहुत ही अच्छे से इंटीमेटली इनको समझने की बारी अब आ गई है। तो पर्सनल अकाउंट, सबसे पहला जो टाइप आपने देखा पर्सनल अकाउंट्स, यानी कि रिलेटिंग टू पीपल बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में क्या होंगे सर? ठहरो जरा, सब्र करो, बताते हैं अभी। सबसे पहले बात करते हैं हम द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब हुआ, सोच सकते हो? पीपल हु आर लिविंग, नेचुरल पर्सनल का यही मतलब होता है। तो पीपल हु आर लिविंग, जैसे कि हमने श्याम से गुड्स खरीदे, राम को बेचे, मोहन से खरीदे, सोहन को बेचे, रमेश से खरीदे, सुरेश को बेचे। यहां पे क्या हो रहा है? राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, ये सब पर्सनल अकाउंट्स हैं। साथ ही साथ पर्सनल का भी कौन सा क्लासिफिकेशन है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, दे आर ऑल लिविंग पीपल, लिविंग पर्सन्स। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं पीपल हु आर लिविंग, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला गुड्स सोल्ड टू श्याम। यहां पे जो श्याम है हमारे, श्याम हम सबके हैं और यही श्याम जो है ये है हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, करेक्ट? और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। क्या था रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब अगर हमने गुड्स श्याम को सेल करे हैं तो श्याम क्या हुए? ही इज द रिसीवर, सामान रिसीव कर रहे हैं ना, इन्हें प्राप्त होगा सामान, मिलेगा सामान जो हम यहां से भेजेंगे, तो इन्हें कर दिया जाएगा क्या? इन्हें कर दिया जाएगा जी डेबिट। अच्छा सर, अब इसके आगे आप समझा रहे हैं कि एक होंगे आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी। सर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब हुआ पीपल, सर पीपल ही लिखे, हाँ अभी के लिए एक बार पीपल लिखो, हु आर नॉट लिविंग। अच्छा सर, आपने कहा ये तो है पीपल हु आर लिविंग, अब आप यहां बोल रहे हो पीपल हु आर नॉट लिविंग आर्टिफिशियल पर्सनल के लिए। सर ये नॉट लिविंग पीपल कैसे हो सकते हैं? समझना बात को। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी, याद आ रहा है? जहां मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन जो होता है, ओनर जो होता है, वो दो अलग अलग शख्सियतें हैं। लेकिन वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, लॉ क्या कहता है? लीगली दे आर वन एंड द सेम एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ कंपनी। कंपनी के सिनेरियो में हम क्या बात करते हैं? कंपनी के सिनेरियो में बात ये होती है कि कंपनी अलग है, कंपनी के मालिक अलग होते हैं। और ये साबित होता है जब हम कंपनी के फीचर्स की बात करते हैं। पहला है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी सालों साल चलती जाएगी, मालिक बदलते रह सकते हैं, क्योंकि मालिक जो हैं उनका जीवन सीमित है। मनुष्य का जीवन सीमित होता है, लेकिन कंपनी का जीवन ऐसा नहीं है, 100 साल भी कंपनियां चलती हैं। बेस्ट एग्जांपल दैट यू हैव इज द टाटा ग्रुप। टाटा सन्स जो पेरेंट कंपनी है, इट हैज बीन अराउंड फॉर मोर देन 100 years। लेकिन जमशेद जी टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, राइट? इसी तरीके से रिलायंस की बात करें, सेटअप बाय द ग्रेट धीरूभाई अंबानी, who is not with us anymore, yet the Reliance Group still exists। सही है? अच्छा तो परपेचुअल सक्सेशन उसका एक फीचर है। दूसरा फीचर एक और हमने पढ़ा है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज अ कंपनी कैन साइन इन द सेंस उसकी एक कॉमन सील होती है जो ये साबित करती है कि भाई किसी डॉक्यूमेंट पे अगर कंपनी की कॉमन सील लगी है, इसका मतलब कंपनी ने उसको एक तरह से अग्री करा है या साइन करके आपको दिया है। सही है? तो उस लिहाज से अगर सोचा जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी एक पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, बिकॉज इट कैन साइन, इट हैज एन एग्जिस्टेंस, इट गोज ऑन लिविंग, तो इट इज अ पर्सन। गोज ऑन लिविंग इन द सेंस इट विल एग्जिस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर, आगे आने वाले सुदूर भविष्य में भी कंपनी का अस्तित्व रहेगा।
तो जीवित नहीं मानते हुए भी उसे हम एक पर्सन की सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो एक तरह से मिल रही होती हैं। तो यहां पे एग्जाम्पल हम वही बोलेंगे कि कंपनी से अगर आपने कुछ खरीदा है या बेचा है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने अभी टाटा का नाम लिया तो हम यही बोल देते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम टाटा ग्रुप, ऐसा ही लिख दो। टाटा ग्रुप से हमने कुछ परचेस करा है, तो यहां पे द टाटा ग्रुप इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। अब क्या हुआ है, आपने सामान खरीदा है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टाटा ग्रुप बिकम्स द गिवर, क्या हो जाएंगे, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, अब बढ़ते हैं सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का क्या मतलब होता है सर, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप में पर्सनल नहीं है, नॉट पर्सनल themselves, not personal themselves, but represent a person, represent a person। समझ रहे हो बात, मतलब खुद तो नहीं है पर्सनल, लेकिन खुद लिविंग नॉन लिविंग वाली बात ही नहीं आ रही। दे आर नाइदर नेचुरल पर्सनल नॉट आर्टिफिशियल पर्सनल, दोनों नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, क्या, फॉर एग्जांपल यू हैव योर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड बाय, मनी इन्वेस्टेड बाय कौन है, ओनर, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कैपिटल। तो कैपिटल रिप्रेजेंट क्या कर रही है, कैपिटल रिप्रेजेंट करती है ओनर का जो हिस्सा है, जो शेयर है बिजनेस में। और आप देखेंगे आगे जब हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज के बारे में हम सीखेंगे, तब आप देखेंगे कि कैपिटल की जर्नल एंट्री जब करी जाती है, कैपिटल इज क्रेडिटेड। जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की हम एंट्री करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। और क्रेडिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं बताइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दे रहा है बिजनेस को, हम उसे करते हैं क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन अभी आपको समझाया, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ओनर ने दिया है बिजनेस को, करेक्ट। सो ओनर इज द गिवर, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द गिवर, इसे भी हम कर देते हैं क्रेडिट। ऑलराइट, चलिए जी, तो पर्सनल अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सीखे। अब आगे बढ़ के समय आया है इम्पर्सनल अकाउंट्स की तरफ चलने का, और इम्पर्सनल में जो पहला आइटम हमें सीखना था, दैट वुड बी रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या हुए भैया, रियल अकाउंट्स हुए आपके असेट्स से रिलेटेड आइटम्स। आइटम्स रिलेटेड टू योर असेट्स आर शोन एज योर रियल अकाउंट्स। नाउ they will be many assets are involved in a business. Furniture an asset, building an asset, land an asset, vehicle an asset, machinery asset, computer asset, fittings जो होती हैं asset, this panel is an asset, AC है asset है। asset को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं हम, अगर आप कोई आइटम खरीद के ला रहे हैं और उसे बिजनेस में प्रोलॉन्ग्ड यूज के लिए रखने वाले हैं, काफी लंबे समय तक वो बिजनेस में ही इस्तेमाल आने वाला है, वो आपके लिए असेट है। या आप जो आइटम खरीद के आ रहे हैं आप उसमें डील नहीं करते हैं, आप कुर्सियां खरीद के आए लेकिन आप फर्नीचर डीलर नहीं हैं, ऑफिस के लिए कुर्सियां लेके आते हैं, टेबल मंगवाते हैं, बट आप फर्नीचर डीलर नहीं हैं, तो ये कुर्सी टेबलें आपके लिए हैं असेट्स। यही मैं बात करूं, अगर एक फर्नीचर ट्रेडर कुर्सी या टेबल मंगवा रहा है मैन्युफैक्चरर से, उनके लिए यही कुर्सियां और यही टेबलें बन जाती हैं गुड्स, बिकॉज गुड्स आर द आइटम्स दैट अ बिजनेस डील्स इन। तो एक फर्नीचर ट्रेडर के लिए जो कुर्सियां और टेबलें गुड्स हैं, वही चीज एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगी जी। सही है, चलिए अब जो असेट्स हैं हमारे, या जो रियल अकाउंट्स हैं हमारे, इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं दो फीचर्स में, दो फीचर्स के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट
एक ही फीचर बोलूंगा मैं, क्लासिफिकेशन दो होते हैं लेकिन इसमें डिसाइडिंग फीचर जो होता है वो ये होता है कि क्या किसी असेट को छुआ या देखा जा सकता है क्या, वो हो गया आपका टैंजिबल रियल, विच मीन्स टैंजिबल रियल हुआ कैन बी सीन एंड टच्ड, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ गया जी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट जब भी पढ़ो तो ये मत सोच लेना कि सर पौधे लगा रखे हैं, ना ना ना, पौधे नहीं लगा रखे हैं। जो बड़े बड़े आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वहां पे जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, बड़ी जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वहां पे एक देखा होगा बड़ा सा एक सिलेंडर लगा हुआ होता है, उन सबको टेक्निकली प्लांट बोला जाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आप मान लीजिए कंप्यूटर्स, या फिर आप मान लीजिए व्हीकल्स, और मैं आपसे बोल सकता हूं कि सर फर्नीचर, बिल्कुल फर्नीचर भी है। सर कैश भी तो हो गया, बिल्कुल कैश को देखा छुआ जा सकता है ना, तो बिल्कुल कैश इज ऑल्सो अ टैंजिबल रियल अकाउंट। अच्छा सर, तो अगर टैंजिबल का मतलब है वो चीजें जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, ऐसी असेट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, तो जरा बात करें सर हम इनटैंजिबल की। सिंपल सी बात, कांट बी सीन और टच्ड बट देयर इफेक्ट can be felt। कहने का मतलब क्या हुआ, देख नहीं सकते, छू भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनका जो इफेक्ट होगा, जो इंपैक्ट होगा, ये हम महसूस कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, सबसे पहला द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंजिबल असेट इज द गुडविल ऑफ अ बिजनेस, यानी रेपुटेशन। साडी गड्डी गुडविल नाल चल दी है। ओए लकी लकी ओए का ये फेमस डायलॉग है, लेकिन ये सिर्फ डायलॉग नहीं है जी, बिजनेस के मामले में ये सत्य भी होता है। गुडविल का मतलब क्या हुआ, गुड नेम, रेपुटेशन, ब्रांड नेम, कोई भी नाम ले लीजिए, इट इज आफ्टर ऑल गुडविल ओनली। कई सालों से बिजनेस काम करता आ रहा है तो उसने अपनी एक रेपुटेशन अर्न करी है, और यही रेपुटेशन हमारी गुडविल के नाम से जानी जाती है। अफसोस की बात है गुडविल दिखती नहीं है, छू भी नहीं सकते। भाई क्या है, इट इज एन इंटेंजिबल थिंग, जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है। वजूद इन द सेंस, अब ये पैनल मैं आपको छू सकता हूं, मैं आपको छू के बता सकता हूं, देखिए जब मैं टच कर रहा हूं तो इस पे इंक के निशान आपको दिखते हैं। ये इरेजर है, मैं ऐसे इरेज करूंगा, छू के इरेज कर सकता हूं। दीज आर ऑल टैंजिबल असेट्स, वेयर एज योर गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। हम बात करें, यहां पे हमने बात करी थी कंप्यूटर्स की, लेकिन अगर उसी कंप्यूटर में काम आने वाले सॉफ्टवेयर्स की बात करें, दे आर इंटेंजिबल असेट्स। देखा, इंटीग्रल पार्ट है। सॉफ्टवेयर बिना कंप्यूटर के काम नहीं करेगा, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों अपने आप में दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। कंप्यूटर्स कैन बी सीन एंड टच्ड, आर टैंजिबल। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, इंटेंजिबल। माइंड यू, यहां पे सॉफ्टवेयर का मतलब वो नहीं है जो आप पेन ड्राइव में या सीडीज में या डीवीडीज में लेके घूम रहे हैं ना, दोज आर डीवी, वो हार्डवेयर है। डीवीडीज और यूएसबीज आर योर हार्डवेयर। हार्डवेयर इज अगेन टैंजिबल, छुआ जा सकता है, लेकिन उसके अंदर कंटेन्ड इंफॉर्मेशन, द डेटा, द कोडिंग दैट इज कंटेन्ड विद इन, intangible, cannot be seen, cannot be touched, it is intangible। साथ ही साथ और भी चीजें हैं, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। कोई नई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करी है, उस टेक्नोलॉजी को चोरी होने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना पड़ता है पेटेंट। ये पेटेंट भी एक तरह का लाइसेंस है, एक तरह का अधिकार है, दिखेगा नहीं, छुआ भी नहीं जा सकता, लेकिन इंपैक्ट है। किसी ने अगर आपकी टेक्नोलॉजी चोरी करने की कोशिश की तो बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
साफ साफ अगर बात जाननी है तो फटाफट से जाके एक बार गूगल पे सर्च करिएगा एप्पल वर्सेस सैमसंग, क्या हुआ था ये केस। ये है आप लोगों के लिए आज का मजेदार ट्रिविया टास्क। तो जाइएगा गूगल पे सर्च करके देखिएगा और फिर जुड़ के हमसे बताइएगा कि आपने क्या जानकारी इकट्ठा की है। चलिए चलते हैं आगे हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन पे, जिसका नाम है जी नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट्स में इन्वॉल्व होते हैं आपके ओहो, एक ई ज्यादा लग गया भैया, कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। इनकम्स एंड expenses, these are involved in your nominal accounts. Incomes and expenses ये कैटेगराइज होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स में। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ जो कुछ आप अर्न कर रहे हैं और जो कुछ आप खर्च कर रहे हैं, ये दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल्स कि क्या क्या हो गया सर, इनकम्स में क्या क्या आ गया। भाई इनकम में क्या आ गया, आपने कोई कमीशन रिसीव किया है, कमीशन रिसीव्ड, तो वही एक्सपेंस क्या हो गया, ऐसा ही कोई कमीशन अगर आपने पे किया है तो वो हो गया जी खर्चा। हम बात करते हैं रेंट, आपकी कोई प्रॉपर्टी है किराए पे चढ़ा रखी है, किराया आ रहा है, वो हो गया क्या, दैट इज एन इनकम। बट अगेन रेंट पेड इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट, आपने किसी को लोन दिया था ब्याज पे, वहां से आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम, वेयर एज इंटरेस्ट पेड इज एन एक्सपेंस। आपने लोन लिया था, उस लोन का ब्याज अगर आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए हो गया ये एक्सपेंस। तो देख रहे हैं कैसे एक ही आइटम रिसीव करने के केस में आपके लिए इनकम हो सकती है, लेकिन वही चीज अगर आप पे कर रहे हैं हो जाएगा आपके लिए एक्सपेंस। समझ रहे हैं आप इस पूरे ट्रीटमेंट को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। द सेम आइटम, सेम लाइन आइटम कैन बी एन इनकम एंड एन एक्सपेंस फॉर यू। सेम टाइम पे हो सकता है ये काम। आपने किसी को लोन दिया था, उन्होंने आपको इंटरेस्ट पे करा है, इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, एन इनकम फॉर यू। लेकिन सेम टाइम पे आपने किसी बैंक से लोन लिया है, उस बैंक को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज एक्सपेंस फॉर यू। तो सेम लाइन आइटम सेम टाइम पे आपके लिए इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकती है। देखना क्या है उसका फ्लो, इनफ्लो है तो इनकम है, आउटफ्लो है तो एक्सपेंस है। कहने का मतलब अगर बिजनेस में आ रहा है वो तो आपके लिए इनकम है, बिजनेस से जा रहा है वो तो वो है आपके लिए एक्सपेंस। चलिए, तो आज के सेशन में जो हमें डिस्कस करना था प्राइमरीली वो हमने डिस्कस करा। हमने देखा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करें, नहीं, उसका मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट्स होते हैं। कोई एक अकाउंट बढ़ेगा, कोई एक अकाउंट कम होगा। ऐसा हो सकता है दोनों कम हो, लेकिन एक असेट कम हो रही होगी, दूसरी लायबिलिटी कम हो रही होगी, जिसका मतलब है ऑपोजिट ट्रीटमेंट। यानी लायबिलिटी का कम होना असेट के बढ़ने के जितनी ही खुशी देता है हमें, तो हम यही कहेंगे कि एक असेट कम हुई लेकिन दूसरी लायबिलिटी कम होते हुए भी असेट बढ़ने के बराबर की खुशी दे रही है, इसीलिए ये भी हुए ऑपोजिट मूवमेंट्स। हमने देखे फीचर्स ऑफ आवर डबल एंट्री सिस्टम एंड उसके आगे हमने पढ़ा द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं ये मैं बताना चाहूंगा, ये है ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू दिए गए क्लासिफिकेशंस। आगे हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू भी क्लासिफिकेशन आते हैं, वो जब हम रूल्स पे आएंगे जर्नलाइजिंग के तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा और वहां पे उससे रिलेटेड और डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए
हमारा ये लेक्चर हम रोकते हैं अभी यहीं, मिलेंगे बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ विद द कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। और हाँ, याद रखिएगा भाई, अब आपको पता है कि ऐप पे किस तरीके से रजिस्टर कराना है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताते रहिएगा। एंड रिमेंबर, यू हैव टू डू ऑल दिस विद अ स्माइल एज ऑलवेज। सो विद दैट बीइंग सेड, मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी साइनिंग ऑफ एंड आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, बाय बाय, टाटा एंड सी यू ऑल।